नमस्कार दोस्तों, डिवाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं लेखांकन एवं अंकेषण से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। स्टूडेंट्स, हम सवाल लेंगे और सवालों के आंसर लिखने की कला को सीखेंगे। आज जो हमने चैप्टर लिया है स्टूडेंट्स, उसमें दोहरा लेखा प्रणाली से संबंधित प्रश्नों को हमने लिया है। हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लेते हुए चल रहे हैं। तो हमारा ये पहला टॉपिक है लेखांकन और अंकेषण से रिलेटेड। फर्स्ट चैप्टर में जो दिया हुआ है उसमें दोहरा लेखा प्रणाली क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसमें क्या क्या दस्तावेज वगैरह आते हैं, उनके बारे में हम क्वेश्चंस देखेंगे। इससे आपको संबंधित क्वेश्चन को हल करने की कला का विकास होगा कि ये क्वेश्चन एक्चुअली में होंगे कैसे। तो स्टूडेंट्स, ज्यादा देर न करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन नजर आ रहा है। दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ अथवा हानि क्या है? डबल एंट्री सिस्टम का प्रॉफिट और लॉस क्या है? स्टूडेंट्स, ये सवाल यदि 15 शब्दों का आए तो एक लाभ और एक हानि लिख देनी है, लेकिन यदि ये सवाल 50 शब्दों का आए तो आपको इसमें करीब 2-2 लाभ और 2-2 हानि लिखनी है। और जो इस सवाल का आकार लग रहा है उसके हिसाब से ये 50 शब्द का होगा और 5 नंबर का होगा। 5 नंबर का होगा। अब चर्चा ये स्टूडेंट्स कि लाभ क्या है, डबल एंट्री सिस्टम का लाभ क्या है। तो आपको मैंने क्लासेस में पढ़ाया था कि डबल एंट्री सिस्टम लेखांकन की एक वैज्ञानिक पद्धति है, एक साइंटिफिक मेथड है जिसके निश्चित नियम और सिद्धांत होते हैं। वापस से सुनिए, डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग की एक साइंटिफिक मेथड है जिसके निश्चित नियम और सिद्धांत होते हैं। आगे अगली चीज वो ये है कि इससे बड़ी आसानी से प्रॉफिट एंड लॉस का और ऑर्गेनाइजेशन की आर्थिक स्थिति का पता चल जाता है। देखिए, 2 लाभ बता दिए मैंने। पहला लाभ कि ये अकाउंटिंग की दोहरी लेखा प्रणाली अकाउंटिंग की वैज्ञानिक पद्धति है जिसके निश्चित नियम और सिद्धांत होते हैं। दूसरा, इसकी सहायता से बड़ी आसानी से संस्था के प्रॉफिट और लॉस और आर्थिक स्थिति का पता चल जाता है। नेक्स्ट, इससे कंपैरेटिव एनालिसिस बड़े आराम से हो सकता है। तुलनात्मक अध्ययन बड़े आसानी से हो सकता है। नेक्स्ट, इस मेथड को विश्वव्यापी मान्यता मिली हुई है। नेक्स्ट, इस तरीके से संस्था के प्रबंधक आसानी से निर्णय ले सकते हैं। तो स्टूडेंट, हमने देखा कि दोहरा लेखा प्रणाली के लाभों में क्या क्या लाभ और क्या क्या हानि है। तो एक तरफ हमने लाभ ले लिए और एक तरफ हमने हानि ले ली। सबसे पहला यह है लेखांकन की वैज्ञानिक व मान्यता प्राप्त पद्धति है। लेखांकन की वैज्ञानिक और मान्यता प्राप्त पद्धति है। नंबर 2, इसकी सहायता से संस्था को आसानी से
लाभ हानि व आर्थिक स्थिति का पता चल जाता है। आर्थिक स्थिति का पता चल जाता है। नंबर 3, इसकी सहायता से तुलनात्मक अध्ययन संभव है। तुलनात्मक अध्ययन संभव है। और एक और स्टूडेंट्स, इसकी सहायता से प्रबंधक आसानी से निर्णय ले सकते हैं। आसानी से निर्णय ले सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने क्या बताए हैं? लाभ। और लाभ के साथ साथ में हमें अब देखनी है हानियां। तो स्टूडेंट्स, जहां लाभ वहां हानि। तो पहली बात, यहां यह एक खर्चीली विधि है और इसके लिए एक एक्सपर्ट आदमी की आवश्यकता होती है, एक विशेष योग्यता वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है। इसमें कई सारी पुस्तकें रखनी होती है। इसमें गुणात्मक विशेषताओं को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, जैसे अच्छे प्रबंधकों का होना, अच्छे कर्मचारियों का होना, उनको यहां रिकॉर्ड नहीं किया जाता। और कई अशुद्धियां हैं, जैसे सैद्धांतिक भूल, दोहराव, वो अशुद्धियां यहां पकड़ में नहीं आती। तो स्टूडेंट्स, हानि में सबसे पहली हानि यह खर्चीली प्रणाली है। खर्चीली प्रणाली है। क्योंकि इसमें बहुत सारी पुस्तकें रखनी होती है। बहुत सारी पुस्तकें रखनी होती है। वह प्रशिक्षित योग्य व्यक्ति ही इस प्रणाली का प्रयोग कर सकता है। इस प्रणाली का प्रयोग कर सकता है। नंबर टू है, इस प्रणाली में भूल की अशुद्धि, दोहराव की अशुद्धि पकड़ में नहीं आती। भाई कोई एंट्री लिखना भूल गए या कोई एंट्री डबल बार रिकॉर्ड हो गई तो वो यहां पकड़ में नहीं आती। दोहराव की अशुद्धि
पकड़ में नहीं आती है, और एक इस प्रणाली में गैर मौद्रिक लेन देनों को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। इस प्रणाली में गैर मौद्रिक लेन देनों को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो ये स्टूडेंट्स सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम में डबल एंट्री सिस्टम के प्रॉफिट और लॉस हमने चर्चा की। तो डबल एंट्री सिस्टम के प्रॉफिट हमने कौन कौन से देखे कि ये एक वैज्ञानिक है, मान्यता प्राप्त पद्धति है, साइंटिफिक और रिकॉग्नाइज पद्धति है। इसकी सहायता से संस्था को आराम से प्रॉफिट लॉस एवं फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल जाता है। कंपैरिजन तुलनात्मक अध्ययन संभव हो पाता है और बड़े आराम से मैनेजमेंट प्रबंधक निर्णय ले सकते हैं। फिर हमने हानियों की चर्चा की कि ये खर्चीली प्रणाली है, बहुत सारी किताबें यहां रखनी पड़ती है। इसके अलावा केवल और केवल ट्रेंड और कॉमर्स का नॉलेज रखने वाले व्यक्ति ही इस प्रणाली को उपयोग कर सकते हैं। भूल की अशुद्धि और दोहराव की अशुद्धि को ये प्रणाली पकड़ नहीं पाती है, और गैर मौद्रिक लेन देन जैसे गुणात्मक विशेषताएं, अच्छे कर्मचारियों का होना, अच्छे प्रबंधकों का होना भी यहां पर पकड़ में नहीं आता है। तो ये हो गई स्टूडेंट दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ और हानि 50 शब्दों में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें इनके आंसर्स लिखने हैं। देन उसके बाद आगे चर्चा करें। आगे ऐसे स्टूडेंट्स सवाल है, एक हरा लेखा प्रणाली और दोहरा लेखा प्रणाली में अंतर क्या है? एक हरा लेखा प्रणाली और दोहरा लेखा प्रणाली में अंतर क्या है? तो स्टूडेंट्स एक तो है सिंगल एंट्री सिस्टम और एक है डबल एंट्री सिस्टम। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसको एक हरा भी कहते हैं, एक हरा भी कहते हैं। इंग्लिश में सिंगल और हिंदी में एक हरा लेखा प्रणाली बोलते हैं। तो बड़ा ही अच्छा सवाल है, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम में फर्क क्या है? तो स्टूडेंट्स यदि ये सवाल आता है तो आपको पहले इसमें अंतरों को बताना पड़ेगा कि कौन कौन से दोनों प्रणालियों में अंतर है। ध्यान से सुने और समझे। एक हरा लेखा प्रणाली अकाउंटिंग की ऐसी प्रणाली है जिसमें कुछ लेन देनों के एक पक्ष को रिकॉर्ड किया जाता है और कुछ लेन देनों के दोनों पक्षों को रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक लेन देन में कम से कम 2 खाते अवश्य प्रभावित होते हैं। इस प्रणाली में हर लेन देन में कम से कम 2 खाते अवश्य प्रभावित होते हैं, जिसमें एक खाता डेबिट, एक खाता क्रेडिट। जबकि एक हरा लेखा प्रणाली में कुछ लेन देन ऐसे होते हैं जिसमें केवल एक खाता प्रभावित होता है, कुछ में 2 हो जाते हैं, कुछ में 1 हो जाता है। यह विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट, कंपनी एक्ट से मान्यता प्राप्त नहीं है। ये इनकम टैक्स एक्ट और कंपनी एक्ट और विश्व में मान्यता प्राप्त है। इसमें लाभ हानि और बैलेंस शीट नहीं बन सकते हैं, इसमें लाभ हानि और बैलेंस शीट बन सकते हैं। ये एक सस्ती पद्धति है, यह एक महंगी पद्धति है। इसमें प्रबंधक निर्णय नहीं ले सकते हैं,
इसमें प्रबंधक निर्णय ले सकते हैं। इसमें तुलनात्मक अध्ययन संभव नहीं है, इसमें तुलनात्मक अध्ययन संभव है। छोटे व्यापारी प्रयोग लेते हैं, बड़े व्यापारी और कंपनी इसे प्रयोग लेते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों ने इसमें समझ लिया होगा कि इकहरा और दोहरा लेखा प्रणाली में अंतर क्या है। अब फटाफट से हम इन अंतरों की और चर्चा कर लें। इकहरा और इधर दोहरा। सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। तो ध्यान दीजिए, पहला ये सवाल भी स्टूडेंट 50 शब्दों के लिए होगा और 5 नंबर के लिए होगा। 50 शब्द और 5 नंबर। यह प्रणाली वैज्ञानिक तर्कसंगत एवं पारदर्शी नहीं है। न तो ये वैज्ञानिक है, न ये तर्कसंगत है, न ये पारदर्शी है। नंबर 2, इस प्रणाली में केवल रोकड़ खाता व व्यक्तिगत खाते बनते हैं। इस प्रणाली से शुद्ध लाभ हानि का पता नहीं चलता है। शुद्ध लाभ हानि का पता सही आर्थिक स्थिति का पता सही आर्थिक स्थिति का पता नहीं चलता है। न तो प्रॉफिट लॉस का पता, न सही आर्थिक स्थिति का पता। नंबर 4, यह विधि तुलनात्मक रूप से सस्ती है। तुलनात्मक रूप से सस्ती है। अतः छोटे व्यापारी इस विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि का प्रयोग करते हैं। और नंबर 5, यह विधि आयकर अधिनियम
वह कंपनी अधिनियम में मान्यता प्राप्त नहीं है। वह कंपनी अधिनियम में मान्यता प्राप्त नहीं है। अब हम इधर आ जाते हैं दोहरा लेखा प्रणाली में। तो स्टूडेंट्स, दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत इसका उल्टा हो जाएगा। यह प्रणाली वैज्ञानिक तर्कसंगत एवं पारदर्शी है। तर्कसंगत और पारदर्शी है। नंबर 2, इस प्रणाली में प्रत्येक लेन देन में कम से कम 2 खाते अवश्य प्रभावित होते हैं। कम से कम 2 खाते अवश्य प्रभावित होते हैं। इस प्रणाली में कम से कम 2 खाते अवश्य प्रभावित होते हैं। अतः इस प्रणाली में व्यक्तिगत, वास्तविक, व नाममात्र तीनों प्रकार के खाते बनते हैं। तीनों प्रकार के खाते बनते हैं। सारे प्रकार के खाते बनते हैं। तीनों प्रकार के खाते बनते हैं। इस पद्धति से शुद्ध लाभ हानि और आर्थिक स्थिति, शुद्ध लाभ हानि व आर्थिक स्थिति आसानी से ज्ञात हो जाते हैं। नंबर 4, यह विधि तुलनात्मक रूप से महंगी है। कंपैरेटिवली महंगी है। अतः बड़े संस्थान कंपनी इस विधि का प्रयोग करते हैं।
इस विधि का प्रयोग करते हैं। यह विधि आयकर अधिनियम और कंपनी अधिनियम में मान्यता प्राप्त है। यह विधि आयकर अधिनियम व कंपनी अधिनियम में मान्यता प्राप्त है। तो हमने ये अंतर बताए हैं, एक तो सिंगल एंट्री सिस्टम और एक डबल एंट्री सिस्टम। तो सिंगल एंट्री सिस्टम वैज्ञानिक, तर्कसंगत और पारदर्शी नहीं है, न तो साइंटिफिक है, न ही लॉजिकल है और न ही ट्रांसपेरेंट है। और जबकि डबल एंट्री ट्रांसपेरेंट भी है, लॉजिकल भी है, साइंटिफिक भी है। सर सब कुछ इसमें बेस्ट ही है तो फिर इसी का ही प्रयोग करो ना। अरे महंगी विधि है, बुक्स ज्यादा रखनी पड़ती है, एक्सपर्ट आदमी अपॉइंट करना पड़ता है, कॉमर्स की नॉलेज वाला रखना पड़ता है। अब छोटे संस्थान जो ब्रेड एंड बटर के लिए काम कर रहे हैं वो कहां से अकाउंटेंट रखेंगे? तो छोटे संस्थान इस विधि का प्रयोग नहीं लेते, लेकिन इसका नुकसान भी उनको उठाना पड़ता है कि उनको ईयर एंड पर न तो अपने प्रॉफिट का पता पड़ता है, न अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का पता पड़ता है, न उनकी किताबें बन पाती है, न इनकम टैक्स और कंपनी एक्ट उसको मान्यता दे पाते हैं, न ही बैंक उनको लोन दे पाता है। तो ड्रॉबैक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। सिंगल एंट्री और डबल एंट्री सिस्टम, एक हरा और दोहरा लेखा प्रणाली में अंतर। आई होप सो आपके ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी के वित्तीय विवरणों के बारे में जानकारी दें। तो स्टूडेंट्स, जो एक कंपनी है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं उनके बारे में अपने को चर्चा करनी है। तो आपको मैं बता दूं कि कंपनी के वित्तीय विवरणों के अंतर्गत 5 दस्तावेज आते हैं। कंपनी के वित्तीय विवरणों के अंतर्गत 5 दस्तावेज आते हैं। नंबर 1 बैलेंस शीट, नंबर 2 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नंबर 3 रोकड़ प्रवाह विवरण, नंबर 4 नोट्स टू अकाउंट्स और नंबर 5 चेंज इन इक्विटी स्टेटमेंट। वैसे प्रचलन में इंग्लिश में ही नाम है, लेकिन हिंदी में भी हम लिख देंगे कि पहला चिट्टा है, दूसरा लाभ हानि खाते का विवरण पत्र है, तीसरा रोकड़ प्रवाह विवरण है, चौथा नोट्स टू अकाउंट्स है, पांचवा क्षमता में परिवर्तन का विवरण पत्र है। तो कंपनी के वित्तीय विवरणों में क्या क्या चीजें आती है हमने उनकी चर्चा की। कंपनी के वित्तीय विवरणों में निम्न 5 दस्तावेज आते हैं। नंबर ए बैलेंस शीट, चिट्ठा। नंबर बी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।
लाभ हानि विवरण पत्र। नंबर सी, कैश फ्लो स्टेटमेंट। रोकड़ प्रवाह विवरण। नंबर 4, नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स। खातों के नोट। नंबर 5, चेंज इन इक्विटी स्टेटमेंट। चेंज इन इक्विटी स्टेटमेंट, समता में परिवर्तन। समता में परिवर्तन का विवरण पत्र। तो स्टूडेंट, ये कंपनी के वित्तीय विवरणों के बारे में जानकारी है। ऐसा सवाल 15 शब्दों के लिए आ सकता है और 2 नंबर का हो सकता है कि कंपनी के वित्तीय विवरणों के नाम लिखो। तो स्टूडेंट, कंपनी के वित्तीय विवरणों के नाम में एक तो आएगा बैलेंस शीट, जिसे हम बोलते हैं चिट्ठा। एक आएगा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ध्यान रखना, पी एंड एल अकाउंट मत लिखना, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल लिखना। लाभ हानि का विवरण पत्र। तीसरा, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसे आप रोकड़ प्रवाह विवरण कहते हैं। चौथा, नोट्स टू अकाउंट्स, जिसे आप बोलते हैं खातों के नोट। और पांचवा है चेंज इन इक्विटी स्टेटमेंट, क्षमता में परिवर्तन का विवरण पत्र। तो स्टूडेंट्स, ये कंपनी के वित्तीय विवरणों के बारे में हमने जानकारी दी। इनके बिल्कुल फिक्स फॉर्मेट होते हैं और आप अपने हिसाब से इन्हें बना नहीं सकते। जैसे कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है, इसका एक विशेष प्रारूप बताया गया है शेड्यूल 3 पार्ट 1 में, और उसी के अनुसार ये बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अनुसार। दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, इसका है शेड्यूल 3 पार्ट 2 के अनुसार। कैश फ्लो स्टेटमेंट है तो AS 3 के अनुसार। तो इन सबके निर्धारित प्रारूप है और आप इनमें अपने हिसाब से बदलाव छेड़खानी नहीं कर सकते। आपको दिए गए प्रारूप के अंतर्गत ही ये विवरण पत्र बनाने पड़ते हैं। तो आपने कंपनी के वित्तीय विवरणों के नाम देख लिए। इंपॉर्टेंट है, 15 शब्दों के लिए, 2 नंबर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोकड़ प्रवाह विवरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो स्टूडेंट, ये भी सवाल आ सकता है 15 शब्दों के लिए, 2 मार्क्स के लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो एक कंपनी के वित्तीय विवरण का भाग है। केवल ये लाइन लिखते ही आपको 1 नंबर अलॉट हो जाएगा कि आपको ये पता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण पत्र कंपनी के वित्तीय विवरणों का अनिवार्य भाग है, यानी इसके बिना कंपनी के वित्तीय विवरण अधूरे माने जाएंगे। लेकिन ये केवल कंपनी की दशा में ही है। अन्य संस्थान जैसे एकल व्यवसायी, साझेदारी,
इनमें इसे वित्तीय विवरण का भाग नहीं माना जाता। केवल कंपनी स्वरूप की दशा में फाइनेंशियल स्टेटमेंट वित्तीय विवरण में इसे शामिल किया गया है। अब चर्चा ये होती है कि इसे फिर बनाया क्यों जाता है। न तो इससे लाभ हानि पता चलती है, न इससे आर्थिक स्थिति पता चलती है, तो इसे बनाया क्यों जाता है। तो स्टूडेंट, ये पूरे वर्ष के दौरान रोकड़ में हुए परिवर्तनों को 3 एक्टिविटी में बांट देता है। यह विवरण पत्र पूरे वर्ष के दौरान कैश के आवागमन को 3 एक्टिविटी में बांट देता है, और उन 3 एक्टिविटी के नाम है परिचालन गतिविधियां, नंबर 2 है निवेश गतिविधियां, नंबर 3 है वित्तीय गतिविधियां। यानी ये पूरे साल भर के कैश के आने और साल भर के कैश के जाने को संक्षिप्त में कितनी एक्टिविटियों में बता देता है? 3, ताकि जो भी व्यक्ति कैश फ्लो स्टेटमेंट को देख रहा है, पढ़ रहा है, समझ रहा है, उसे ये मालूम चल जाए कि पूरे वर्ष के दौरान कंपनी का कैश से संबंधित रुख क्या था, कौन सी प्रकार की गतिविधियों में ज्यादा कैश आ जा रहा है, किस क्षेत्र में कंपनी का कैश फ्लो हो रहा है, रोकड़ का फ्लो कौन से डायरेक्शन में है, और उसके अकॉर्डिंग वे निर्णय ले पाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दस्तावेज है और कंपनी के वित्तीय विवरण का भाग है। तो हम इसके बारे में एक शॉर्ट नोट लिखेंगे। यह कंपनी के वित्तीय विवरण का भाग है। यह कंपनी के वित्तीय विवरण का भाग है। आगे, और कंपनी स्वरूप की दशा में इसे बनाना अनिवार्य है। कंपनी स्वरूप की दशा में इसे बनाना कंपलसरी है। इसके अंतर्गत पूरे वर्ष के दौरान रोकड़ के अंदर बैंक भी शामिल है, ध्यान रखना। रोकड़ में हुए आवागमन को 3 गतिविधियों में बांटकर प्रदर्शित किया जाता है। नंबर ए,
नंबर ए, परिचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह। परिचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नंबर बी, निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह। निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह। नंबर सी, वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह। वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह। तो 3 एक्टिविटियों से रोकड़ का प्रवाह शो होता है, परिचालन, निवेश और वित्तीय। एक चीज और, रोकड़ प्रवाह विवरण का लेखांकन मानदंड संख्या 3 है। रोकड़ प्रवाह विवरण का लेखांकन मानदंड संख्या 3 है। 3 नंबर का लेखांकन मानदंड संख्या है। तो स्टूडेंट्स, ये 15 और 50 शब्द दोनों के लिए आ सकता है। 2 नंबर और 5 नंबर दोनों के लिए आ सकता है। यदि मात्र ये 2 नंबर के लिए आए तो आप सिर्फ इतना लिख देना कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनी के वित्तीय विवरण का ऐसा भाग है जिसमें रोकड़ गतिविधियों के आवागमन को 3 एक्टिविटी में बताया जाता है, बस। लेकिन यदि 50 शब्दों का आए तो आप पूरा डिटेल लिखना कि ये कंपनी के वित्तीय विवरण का भाग है, इसमें रोकड़ के आवागमन को बताया जाता है, आवागमन को 3 एक्टिविटी में बांटा जाता है। एक्टिविटियों के नाम है परिचालन गतिविधियां, निवेश गतिविधियां और वित्तीय गतिविधियां। और ये लाइन भी लिख के आना कि रोकड़ प्रवाह विवरण का एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड संख्या 3 है। तो स्टूडेंट्स, परिस्थिति तो परिस्थिति निर्भर करता है कि आपकी लैंग्वेज क्या होगी। तो 15 और 50 दोनों के लिए प्रश्न बन सकता है। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, काल्पनिक साज सज्जा किसे कहते हैं? स्टूडेंट्स, काल्पनिक साज सज्जा को इंग्लिश में विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। काल्पनिक साज सज्जा मतलब विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या है, इसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, काल्पनिक साज सज्जा एक प्रकार का कपट है जो कि लेखांकन में किया जाता है, अकाउंटिंग में किया जाता है। इसके अंतर्गत बैलेंस शीट के एसेट साइड को जानबूझ करके धोखा देने के उद्देश्य से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है ताकि इन्वेस्टर्स को, ताकि ऋणदाता को, ताकि बैंक को
धोखा देकर के निवेश प्राप्त किया जा सके। इसी को हम काल्पनिक साज सज्जा या दार्शनिक साज सज्जा या विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि विंडो ड्रेसिंग क्या है, तो आप जवाब देंगे विंडो ड्रेसिंग एक प्रकार का लेखांकन कपट है, जिसके अंतर्गत इन्वेस्टर्स को, ऋणदाताओं को आकर्षित करने के लिए जानबूझकर एक संस्था द्वारा अपनी संपत्ति पक्ष को इंक्रीज करके बताया जाता है और उनसे निवेश प्राप्त किया जाता है। यानी संस्था अपनी खराब स्थिति को भी बेहतर स्थिति बता करके निवेशकों को गुमराह करके पैसे एकत्रित करने का काम करती है। इसे हम विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। तो परिभाषा हमने बता दी और ये 15 शब्द और 2 नंबर के लिए पूछा जा सकता है कि विंडो ड्रेसिंग की परिभाषा बताओ और उल्लेख करो। तो परिभाषा यह है एक प्रकार का लेखांकन कपट है। यह एक प्रकार का लेखांकन कपट है। एक प्रकार का लेखांकन कपट है। इसके अंतर्गत एक संस्था द्वारा निवेशकों एवं ऋणदाताओं को आकर्षित करने के लिए ऋणदाताओं और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जानबूझकर धोखा देने के उद्देश्य से संस्था के बैलेंस शीट चिट्ठा के संपत्ति पक्ष एसेट साइड को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। एसेट साइड को जानबूझकर धोखा देने के उद्देश्य से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है ताकि फ्रॉड किया जा सके, कपट किया जा सके, अनुचित लाभ लिया जा सके। इसी को काल्पनिक साज सज्जा कहते हैं। काल्पनिक
साज सज्जा कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, विंडो ड्रेसिंग एक प्रकार का फ्रॉड है जो संस्था द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना, ये फ्रॉड संस्था कर रही है बाहरी आदमियों के साथ। संस्था बाहरी आदमी जो कि इन्वेस्टर हो सकता है, जो कि बैंक हो सकता है, उनसे फंड प्राप्त करना चाहती है, पैसा प्राप्त करना चाहती है। लेकिन आप सभी लोग ये जानते हैं कि खराब स्थिति वाले को कोई भी पैसा देना पसंद नहीं करता है, जबकि वास्तव में पैसे की असली जरूरत उस खराब स्थिति वाले की ही होती है। लेकिन जो संस्था है वो अपनी इस खराब स्थिति को छुपाने के लिए कपटपूर्ण कार्य करती है। और क्या करती है कि वह जानबूझ करके अपनी एसेट साइड को इंक्रीज करके बताती है, बढ़ाकर बताती है, ताकि लोगों के समक्ष उसकी स्थिति अच्छी प्रदर्शित हो, ताकि इन्वेस्टर, लोन प्रोवाइडर अट्रैक्ट होकर के फंड्स दे और उनसे अनुचित प्रभाव से अनुचित लाभ लिया जा सके। बस इसी को हम विंडो ड्रेसिंग कहते हैं और ये लेखांकन का एक कपट है। तो स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और नवभारत टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स और बिजनेस न्यूज़पेपर्स जो आते हैं उनमें ये बहुतायत से प्रयोग होने वाला शब्द है, अतः आप इसको अच्छी तरह से अवश्य लर्न करें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सवाल है, स्थिति विवरण क्या प्रकट करता है? कोई दो बिंदु बताएं। देखो स्टूडेंट, ये सवाल भी 15 शब्दों के लिए है और 2 नंबर का है। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि स्थिति विवरण का मतलब बैलेंस शीट से है। बैलेंस शीट ही स्थिति विवरण को बताती है। बैलेंस शीट स्थिति विवरण, या इसे हम चिट्ठा भी बोल सकते हैं, या इसे हम तुलन पत्र भी बोल सकते हैं, या इसे हम बैलेंस शीट भी बोल सकते हैं। तो इतने सारे प्रचलन में इसके नाम है। तो स्थिति विवरण, बैलेंस शीट, तुलन पत्र क्या प्रकट करता है? कोई 2 बिंदु बताएं। तो स्टूडेंट, जो बैलेंस शीट है, तुलन पत्र है या चिट्ठा है, ये क्या बताता है? तो बैलेंस शीट किसी निश्चित तिथि के दिन संस्था की आर्थिक स्थिति की जानकारी देता है। बैलेंस शीट किसी निश्चित तिथि के दिन संस्था की आर्थिक स्थिति की जानकारी देता है कि इस संस्था की निश्चित तिथि के दिन बाहरी दायित्व कितने हैं, आंतरिक दायित्व कितने हैं, कितनी संपत्ति फिक्स्ड में है, कितनी संपत्ति करंट एसेट में शामिल है, करंट एसेट्स के अंदर भी ज्यादा तरल संपत्ति कितनी है, कम तरल संपत्ति कितनी है, कैश इन हैंड कितना है, निश्चित तिथि के दिन विभिन्न संपत्तियों के शेष क्या क्या हैं, उन सब का उजागरण स्थिति विवरण के द्वारा होता है। तो स्थिति विवरण क्या है? तो स्थिति विवरण का मतलब बैलेंस शीट है, जो किसी निश्चित तिथि के दिन संस्था की फाइनेंशियल पोजीशन, आर्थिक स्थिति को प्रकट करता है। स्थिति विवरण किसी निश्चित तारीख के दिन, 31 मार्च के दिन संस्था की आर्थिक स्थिति को प्रकट करता है। इसकी सहायता से हमें निश्चित तिथि के दिन संस्था में मौजूद कितने रुपए की स्थायी संपत्ति, कितने रुपए की चालू संपत्ति है का पता चलता है, और इसकी सहायता से हमें संस्था में आंतरिक दायित्वों एवं बाहरी दायित्वों के बारे में भी ज्ञान हो पाता है। तो ये सारी की सारी चीजें हमें यहां नोट करनी होगी और बतानी पड़ेगी।
स्थिति विवरण ऑब्लिक चिट्ठा किसी भी स्थिति विवरण ऑब्लिक चिट्ठा किसी भी संस्था की निश्चित तिथि की आर्थिक स्थिति को प्रकट करता है। इसकी सहायता से निश्चित तिथि के दिन संस्था की स्थायी संपत्तियों व चालू संपत्तियों के शेष का पता चलता है। चालू संपत्ति और स्थायी संपत्ति के शेष का पता चलता है। और नंबर 2 जो इसमें बात आती है वो ये है, ले लेंगे, नमस्कार वगैरह तुझ बोलना नहीं। तो इसकी सहायता से निश्चित तिथि के दिन संस्था की स्थायी संपत्तियों व चालू संपत्तियों के शेष का पता लग जाता है। नेक्स्ट, इसकी सहायता से निश्चित तिथि के दिन संस्था की बाहरी दायित्व एवं आंतरिक दायित्वों का पता चलता है। बाहरी दायित्व और आंतरिक दायित्वों का पता चलता है। तो यह है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट जो है, चिट्ठा जो है, वो किसी भी संस्था की निश्चित तिथि के दिन आर्थिक स्थिति को प्रकट करता है
और स्थायी संपत्ति और चालू संपत्तियों के शेष का पता बताता है, और निश्चित तिथि के दिन बाहरी दायित्व और आंतरिक दायित्वों का यहां पर पता चलता है। देन नेक्स्ट बात आती है स्टूडेंट्स, लेखांकन की परिभाषा बताओ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, लेखांकन की परिभाषा 15 शब्द के लिए 2 मार्क्स का सवाल एग्जाम में आ सकता है कि लेखांकन की परिभाषा क्या है। तो लेखांकन की परिभाषा है स्टूडेंट्स कि लेखांकन का तात्पर्य मौद्रिक एवं वित्तीय लेन देनों को रिकॉर्ड करना, वर्गीकृत करना और संक्षिप्त करना है। वापस से पढ़िए, वित्तीय एवं मौद्रिक लेन देनों को रिकॉर्ड करना, वर्गीकृत करना, संक्षिप्त करना है, जिसकी सहायता से लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट बनाई जाती है। लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट बनाई जाती है और उपयोगकर्ताओं तक जानकारी पहुंचाई जाती है। लेखांकन एक कला है। लेखांकन एक कला है जिसके अंतर्गत वित्तीय एवं मौद्रिक लेन देनों को की रिकॉर्डिंग, वर्गीकरण व संक्षिप्तीकरण किया जाता है। संक्षिप्तीकरण किया जाता है। वित्तीय एवं मौद्रिक लेन देनों की रिकॉर्डिंग की जाती है, वर्गीकरण किया जाता है, संक्षिप्तीकरण किया जाता है। आगे इसकी सहायता से लाभ हानि खाता व बैलेंस शीट बनाई जाती है। इसकी सहायता से लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट बनाई जाती है एवं उपयोगकर्ताओं तक जानकारी पहुंचाई जाती है। जानकारी पहुंचाई जाती है। तो स्टूडेंट्स, कोई आपसे पूछे लेखांकन क्या है, तो आप बोलोगे लेखांकन एक कला है जिसमें क्या किया जाता है, वित्तीय एवं मौद्रिक लेन देनों को रिकॉर्ड किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, संक्षिप्त किया जाता है, विश्लेषित किया जाता है और लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट बना करके उपयोगकर्ताओं तक जानकारी पहुंचाई जाती है।
यही लेखांकन है। यानी लेखांकन में न केवल लेन देनों को किताब में रिकॉर्ड किया जाता है, बल्कि रिकॉर्ड करने के बाद में लेजर खाते बही बनाई जाती है। खाता बही बनाने के बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिन्हें हम हिंदी में वित्तीय विवरण बोलते हैं, बनाए जाते हैं। लाभ हानि खाता बनाया जाता है, बैलेंस शीट बनाई जाती है और उपयोगकर्ताओं तक जानकारी पहुंचाई जाती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? लेखांकन, अकाउंटिंग। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है ये 15 शब्द का है और ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, ये भी एक छोटा सवाल है। वित्तीय विवरणों को कितने प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है? 15 शब्द और 2 नंबर के लिए। तो स्टूडेंट्स, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको हम 2 प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं। एक तो क्षैतिज रूप से और एक लंबवत रूप से। क्षैतिज रूप और लंबवत रूप से आप इसको प्रस्तुत कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर ये लिखोगे कि वित्तीय विवरण में आते क्या क्या है। वित्तीय विवरण में मुख्य रूप से 2 दस्तावेज आते हैं। नंबर ए, मुख्य रूप से 2 दस्तावेज आते हैं। नंबर ए, बैलेंस शीट, चिट्ठा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लाभ हानि खाता, चिट्ठा को तुलन पत्र भी कहते हैं। पहले तो आपको यह पता हो कि वित्तीय विवरण में आता मुख्य रूप से क्या है। इन्हें 2 प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। 2 प्रकार से प्रेजेंट किया जा सकता है। नंबर ए तरीका, क्षैतिज और नंबर 2 तरीका लंबवत। सर, क्षैतिज का मतलब क्या और लंबवत का मतलब क्या? तो मैं आपको बता दूं। क्षैतिज का मतलब है इस तरह से, जैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो इधर खर्चे और इधर इनकम आ जाए और अंग्रेजी भाषा का टी अक्षर का इस्तेमाल करके खर्चों को इधर, आय को इधर लिखा जाए, तो ये क्षैतिज है। अब इसी पी एंड एल को हम लंबवत यानी कि वर्टिकल चर्चा करें तो पहले इनकम एक साथ और फिर खर्चे एक साथ और फिर इनकम में खर्चे घटाएं, यह कहलाता है लंबवत। तो 2 तरीके हैं, क्षैतिज और लंबवत।
क्षैतिज के अंदर अंग्रेजी भाषा का टी अक्षर बनाया जाता है, एक तरफ व्यय एक तरफ आय, और बैलेंस शीट में एक तरफ दायित्व एक तरफ असेट। लेकिन जो लंबवत प्रारूप होता है उसके अंदर टी नहीं बनाया जाता, उसके अंतर्गत पहले इनकम फिर नीचे एक्सपेंसेस और फिर टोटल करके बैलेंस लाभ हानि निकाला जाता है। और रही बात बैलेंस शीट की, तो पहले लाइबिलिटी और देन उसके बाद असेट। तो ये दो प्रकार के प्रारूप आपके वित्तीय विवरण को प्रस्तुत करने के होते हैं। नेक्स्ट, वित्तीय विवरणों का अर्थ स्पष्ट करें। तो स्टूडेंट, वित्तीय विवरण का अर्थ स्पष्ट करें तो तात्पर्य क्या है? तो वित्तीय विश्लेषण का अर्थ स्पष्ट करें। तो स्टूडेंट्स, वित्तीय विश्लेषण का तात्पर्य है कि संस्था के जो वित्तीय विवरण होते हैं उन वित्तीय विवरणों में महज आंकड़े होते हैं, और उन आंकड़ों से कोई भी निर्णय निकालना, कोई रिजल्ट निकालना बड़ा ही कठिन होता है जब तक कि उसका विश्लेषण न किया जाए। और इसके लिए हम कई तरीके यूज करते हैं, जैसे रेशो का यूज करते हैं, जैसे विभिन्न डेटा का आपसी संबंध स्थापित करते हैं, टोटल का दूसरे टोटल से संबंध स्थापित करते हैं, उसे ही वित्तीय विश्लेषण कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे वित्तीय विवरण केवल गणितीय आंकड़ों की प्रस्तुति होते हैं। वित्तीय विवरण केवल गणितीय आंकड़ों की प्रस्तुति होते हैं और इनके आधार पर कोई भी निर्णय, परिणाम, निष्कर्ष नहीं निकलता है। अब आगे, अतः वित्तीय विवरणों के आंकड़ों को एक विशेष क्रम में प्रस्तुत किया जाता है या इन आंकड़ों के मध्य ऐसे संबंध
स्थापित किए जाते हैं। कि उपयोगकर्ताओं को निर्णय लेने में आसानी हो। निर्णय लेने में आसानी हो। इसे ही वित्तीय विश्लेषण कहते हैं। इसे ही वित्तीय विश्लेषण कहते हैं। जैसे रेशो निकालना, समानाकार वित्तीय विवरण बनाना, समानाकार वित्तीय विवरण बनाना वगैरह वगैरह। तो स्टूडेंट्स, आज की परिचर्चा में हमने जो जो बिंदु देखे वो इस तरह से है। हमने आज की चर्चा शुरू की थी दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ हानि से। 50 शब्द 5 मार्क्स के लिए। प्रॉफिट क्या क्या है, हानि क्या क्या है, वैज्ञानिक तर्कसंगत पारदर्शी नहीं है, लाभ हानि का पता आर्थिक पता चलता नहीं है, चलता है, तुलनात्मक अध्ययन नहीं है। देन हमने चर्चा की थी प्रबंधक निर्णय नहीं आसानी से ले सकते हैं। फिर हमने देखा था इकहरा और दोहरा में वैज्ञानिक तर्कसंगत पारदर्शी नहीं है, रोकड़ खाता और व्यक्तिगत खाता तीनों खाते पर्सनल रियल नॉमिनल, शुद्ध लाभ हानि सही आर्थिक स्थिति नहीं है। ये विधि तुलनात्मक रूप से छोटे व्यापारी के लिए सही है, सस्ती है, बड़े के लिए उपयोगी है, आयकर कंपनी अधिनियम में मान्यता नहीं है, यहाँ है। देन हमने वित्तीय विवरणों के बारे में कंपनी की जानकारी दी थी, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स, चेंज इन इक्विटी स्टेटमेंट। देन रोकड़ प्रवाह विवरण कंपनी के वित्तीय विवरण का भाग है, AS 3 है, रोकड़ के आवागमन को बताता है। 3 एक्टिविटियां हैं, परिचालन, निवेश और वित्तीय। देन उसके बाद हमने विंडो ड्रेसिंग की चर्चा की थी। एक प्रकार का लेखांकन कपट है, संस्था अपनी बैलेंस शीट के असट पक्ष को बढ़ा चढ़ा करके बताती है। देन हमने चर्चा की थी स्थिति विवरण क्या प्रकट करता है, तो निश्चित तिथि के दिन संपत्ति और दायित्वों के शेषों को प्रकट करता है। स्थायी कितनी है, चालू कितनी है, आंतरिक दायित्व कितने हैं, बाहरी दायित्व कितने हैं। देन उसके बाद में हमने चर्चा की थी कि लेखांकन की परिभाषा क्या है, तो कला है निश्चित तिथि के दिन ये पूरे वर्ष के दौरान लेन देनों को रिकॉर्ड, वर्गीकृत, संक्षिप्त करता है, P&L बैलेंस शीट बनाता है, उपयोगकर्ता तक जानकारी देता है। और नेक्स्ट हमने वित्तीय विवरणों को किस तरह से प्रस्तुत किया जाता है, तो 2 तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, क्षैतिज और लंबवत। और अंतिम क्वेश्चन जिसकी हमने चर्चा की थी वो थी वित्तीय विश्लेषण के अंतर्गत क्या किया जाता है, तो वित्तीय विवरणों को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है कि उपयोगकर्ता निर्णय ले सके, जैसे रेशो बनाना, समानाकार वित्तीय विवरण। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने 50 शब्द और 15 शब्द से रिलेटेड लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली और वित्तीय विवरण से संबंधित कुछ प्रश्न देखे। आशा करता हूं आपके समझ में आए होंगे और लेखन की कला का विकास हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगली क्लास में।